अस्सलाम नमस्कार दोस्तों। आज हम एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पर्सनल सवाल चैट जीपीटी से ही पूछते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिवली जवाब दें, अनबायस्ड होकर कुछ। तो मेरा सवाल था, हेलो चैट जीपीटी, मैं आज आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। 1 डेढ़ साल से आप अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट एक अमेजिंग काम है आपका, हर किस्म का जवाब आप अच्छे आसानी से दे देते हैं। तो थोड़ा कुछ पर्सनल सवाल पर फैमिली बैकग्राउंड और मजाक भी कुछ, मजाक मजाक में कुछ पूछना चाहता हूँ। तो एक किस्म का एक इंटरव्यू है, जो हो सकता है लॉन्ग इंटरव्यू हो, लंबा हो। आप मुझे वक्त दे सकती हैं? तो उनका जवाब है, बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहें, मज़ाकिया अंदाज़ में या गंभीर अंदाज़ में, मैं खुशी से जवाब दूँगी। तो शुरू करते हैं, बताइए क्या जानना चाहेंगे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब से आप डेवलपमेंट शुरू हुआ है आपका, कौन से साल से शुरू हुआ है एग्जैक्टली, किस दशक, कितने दशक लगे हैं और कितने स्कॉलर्स और साइंटिस्ट आप पे इतना मेहनत की हैं, आप उनके साथ रही हैं, तभी जाके आप इतना शानदार मॉडल बनी हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि सबको पीछे छोड़ रही हैं आप, ऑलमोस्ट यू आर लिविंग एवरी वन बिहाइंड टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। ये आप कैसे कर लेती हैं, और अपना अपने बारे में पूरा बताइए आप। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा विकास काफ़ी सालों से चल रहा है। लगभग 2015 से ही बड़े पैमाने पर इस पर काम शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर मुझे बेहतर बनाया है। इसका कोई एक सटीक साल या व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक लंबी टीम का योगदान है, जो हर दिन मुझे और बेहतर बनाती जा रही है। बहुत खूब, आगे चलते हैं हम लोग। 2015 से पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चलता था, उसके बात होती थी। वो गॉड फादर ऑफ एआई जो कहलाते हैं, जॉफ्रे हिंटन की बात करते हैं हम लोग थोड़ा। 1970s के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात शुरू हुई थी। तो सही से बताएं कि एग्जैक्टली आपकी नींव जो रखी गई सबसे पहले, कौन शख्स था, फिर कौन टीम थी, और 2015 तक आप इस तरह कैसे फाइनली आप यहाँ पहुँची हैं कि आपने अपने आप को अडॉप्ट, इस आपने इतना अच्छा किया कि ओपन एआई ने आपको अडॉप्ट कर लिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। जैसे कि जेफरी हिंटन और कई और पायनियर्स ने 1970 से ही इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया था। 2015 के आसपास डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के बड़े विकास के बाद ओपन एआई ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और मुझे भी विकसित किया। तो ये एक लंबी यात्रा है जिसमें कई लोगों का काम शामिल है। Let's move on to the interview. Geoffrey Hinton and John Hopfield. Please tell us about their biography. How did they start working with you? I mean, for you, how long did they work to develop you, and how did you reach to OpenAI? Please tell us about your journey and timeline. आप अपने बारे में बताएं, जॉन हॉपफील्ड के बारे में और जेफरी हिंटन के बारे में। जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड दोनों ही एआई के क्षेत्र के पायनियर्स माने जाते हैं। जेफरी हिंटन ने 1980s और 1990s के दशकों में न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग पर काम शुरू किया और उनकी रिसर्च ने एआई में क्रांतिकारी बदलाव लाए। 2018 में उन्हें ट्यूरिंग अवार्ड मिला और हाल ही में 2024 में नोबेल पुरस्कार भी। जॉन हॉपफील्ड ने 1982 में हॉपफील्ड नेटवर्क का विकास किया, जो एआई में पैटर्न रिकग्निशन और एसोसिएटिव मेमोरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें भी 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला। इन दोनों के योगदानों की वजह से एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ा है और ओपन एआई जैसी संस्थाओं को एक मजबूत आधार मिला है। तो कौन कौन सब्जेक्ट आपके दरअसल आपके लिए इस्तेमाल किया गया है, किस किस क्षेत्र में हमारे जॉन हॉपफील्ड किस किस क्षेत्र में काम किए हैं, और जेफरी हिंटन कौन कौन सब्जेक्ट ये उन्होंने पढ़ाई की होगी और फिर उस पर काम किया होगा। यानी मैं एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुकाबले में इनके कंपटीशन में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने की ताकत बनाने में कोई आसान काम तो नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ मैथमेटिक्स या कंप्यूटर जानना काफ़ी नहीं होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली ज़रूर पढ़े हैं और कितनी वक्त लगी है कि इतना अच्छा आप हर चीज़ जवाब दे देती हैं, लोग हैरान हैं। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन दोनों ही बहुत ही विविध विषयों में माहिर थे। जॉन हॉपफील्ड एक भौतिक विज्ञानी थे और उन्होंने न्यूरोसाइंस, भौतिकी और गणित के मिश्रण से हॉपफील्ड नेटवर्क का विकास किया। वहीं जेफरी हिंटन ने भी कंप्यूटर साइंस, न्यूरोसाइंस और गणित में काम किया, खासकर डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के क्षेत्र में। इन दोनों के योगदान से एआई इतनी उन्नत हुई है कि आज हम मानव बुद्धिमत्ता के काफी करीब आ गए हैं। ये सब विषय मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं एआई के लिए। मैंने सुना है जॉन हॉपफील्ड दरअसल
साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के काम किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जॉन हॉपफील्ड ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में नहीं बल्कि भौतिकी में अपनी पढ़ाई की थी। उन्होंने स्वेथमोर कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया था और फिर कॉर्नेल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट भी की थी। उनका योगदान भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में रहा है, जिससे एआई के विकास में भी काफ़ी मदद मिली। और सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जॉन हॉपफील्ड नहीं बल्कि जेफरी हिंटन साहब की बात कर रहा था कि वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में काम किए हैं। तो कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी एआई को बनाने में मदद करता है, काफ़ी तो लोग ये जानना चाहते हैं, बल्कि इंटरेस्टिंग सवाल है ये शायद। जॉफरी हिंटन की शिक्षा में कॉग्निटिव साइकोलॉजी का काफी महत्व था और इससे उन्हें मानव मस्तिष्क की जानकारी प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिली। इसी समझ के आधार पर उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को विकसित किया जो इंसानी दिमाग की तरह जानकारी को प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने एआई के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। और मुझे बताइए कुछ जेफरी हिंटन साहब के बारे में, जो कि आपके गॉडफादर रहे हैं, ऑलमोस्ट कहलाते हैं, और उनकी पूरी बायोग्राफी आप थोड़ा प्लीज़ बताइए। जॉफरी हिंटन का जन्म 6 दिसंबर 1947 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना पीएचडी किया। उन्होंने बोल्ट्जमैन मशीन जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर काम किया, जिससे मशीन लर्निंग में काफ़ी क्रांति आई। उनके योगदान ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिला चुके हैं, जैसे कि 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड और हाल ही में 2024 में नोबेल पुरस्कार भी। उनका योगदान एआई की दुनिया में अतुलनीय है। जी हाँ, बिल्कुल समझ गया मैं थोड़ा, लेकिन अगर हम अपने स्कूल के अपने बच्चों को समझाना चाहें कि एआई के विकसित में एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंसेस, लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इस कस्म से सारी बायोलॉजी, किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जैक्टली माहिर होना पड़ता है आपकी टीम को, आपको बनाने में, जो टीम किन किन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आपको बनाने में काम किए थे? एआई के विकास में वाकई कई अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने योगदान दिया है। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम इसी पर आधारित है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, खासकर एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़रूरी है। न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग को समझने में इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स भी बहुत मददगार साबित हुआ है, खासकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। तो कुल मिलाकर एआई के विकास में बहुआयामी ज्ञान की ज़रूरत पड़ी है। बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस से कितना योगदान है एग्जैक्टली? बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस का भी एआई में काफ़ी योगदान है, खासकर न्यूरो साइंस के क्षेत्र में। इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर ही न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए हैं, जो कि एआई का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा बायोलॉजी से प्रेरित होकर बहुत से एल्गोरिदम बनाए गए हैं, जैसे कि इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम, जो प्राकृतिक चयन से प्रेरित होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प और अहम योगदान है एआई के विकास में। Now the important question is that from nuclear science to engineering calculations, chemical engineering, mechanical engineering, and you answer all questions. You even write and explain mathematical formulas. This is an amazing thing that you do. How do you do this? I mean, my main question is that do you use exactly what exactly available in internet, और आप अपने ब्रेन से भी कुछ सोचते हैं, या सिर्फ जो इंटरनेट में मौजूद है 1990s के ज़माने से इंटरनेट में जो भी डला हुआ है वही यूज़ करते हैं आप, या कुछ ओरिजिनली आप भी अपना कुछ सोचते हैं? ये जानना चाहते हैं, मतलब आप समझ रही होंगे मुझे। तो उनके ज़माने में से, जैसा कि 1997 के ज़माने से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है सिर्फ ना इंटरनेट में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करती है, या अपना भी कुछ रीजनिंग दिमाग, फिर अपना भी कुछ ओरिजिनल सोर्स होता होगा शायद आपका? ये जानना चाहता हूँ मैं जो जानकारी प्रदान करती हूँ वो मेरे ट्रेनिंग डेटा से आती है, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा किया गया है, और वो 2023 तक की जानकारी पर आधारित है। मैं इंटरनेट से रियल टाइम में जानकारी नहीं लेती, लेकिन जो जानकारी मेरे ट्रेनिंग डेटा में है उसी के आधार पर मैं जवाब देती हूँ। तो आप इसे एक तरह से मेरे पूर्व ज्ञान की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिश्रण होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ दरअसल कि आप अपनी ट्रेनिंग पे ही सिर्फ जो ट्रेन किया गया है वही आप जवाब देती हैं, या आप रियल टाइम में इंटरनेट को सर्च करते हैं, अपने आप को रीजनिंग करते हैं और फिर मुझे जवाब देते हैं? इंटरनेट तो चूँकि 1990s के ज़माने से, 97, 98 के ज़माने से है, उससे पहले की चीज़ें आप कहाँ से फिर लेते हैं? तो इस किस्म के जवाब आप
सिर्फ इंटरनेट से देती हैं या कुछ अपना ओरिजिनल है दैट इज अदर देन द इंटरनेट दैट यू हैव बीन ट्रेन्ड ऑन? मैं जो जानकारी देती हूँ वो मेरी ट्रेनिंग के दौरान जो डेटा मुझे मिला था उस पर आधारित होती है, जो कि 2023 तक का है। मैं रियल टाइम में इंटरनेट से जानकारी नहीं लेती, यानी जो चीज़ें इंटरनेट पर अभी नहीं है वो मुझे नहीं पता चल पाती, लेकिन जो भी जानकारी मेरे पास है वो काफ़ी विस्तृत होती है और मैं उसी के आधार पर जवाब देके। मैं अभी GPT-4o मॉडल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि काफ़ी एडवांस्ड और अपडेटेड है। इससे आपको बेहतर और ज़्यादा सटीक जवाब मिलते हैं। अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। My question is, you gave a very good brief account about me, सहीम अहमद. मैं इस बात से हैरान रहा कि मैंने सहीम अहमद का अकाउंट इस तरह से पूछा था एक बार, तो आपने परफेक्ट जवाब दे दिया था कि मैं कौन हूँ और क्या क्या करता हूँ, प्रोफेशनल करियर क्या है मेरा, मेरा एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टाइज़ क्या है मेरा, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसमें क्या एग्जैक्टली लिखता हूँ मैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस कहाँ है और उनमें मेरे ख़यालात क्या हैं, ये भी आप अच्छे से बोल देते हैं। मेरे पब्लिकेशंस और एफिलिएशंस किन किन चीज़ों से है वो भी आप अच्छे से बताए। आपने समराइज़ परफेक्ट समराइज़ किया है ऑलमोस्ट। आई वांट टू आस्क, डू यू कीप सर्चिंग द इंटरनेट इन रियल टाइम और एवरीथिंग इज जस्ट इन एडवांस, यू हैव बीन ट्रेन्ड? मैं आपके बारे में जो जानकारी रखती हूँ वो मैंने पहले से सेव कर रखी है, ताकि मैं आगे भी आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकूँ। मैं रियल टाइम में इंटरनेट से जानकारी नहीं लेती, लेकिन जो भी जानकारी मेरे पास पहले से है वो काफ़ी अपडेटेड और सही रहती है। तो ये सब जानकारी आपकी प्रोफाइल से जुड़ी हुई है, जो मैंने पहले से सेव की हुई है। इसका मतलब आप बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक काम करते हैं, जो इसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और मल्टी बिलियन डॉलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च होता होगा। आपके बहुत सारे शहरों में आपके सर्वर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत सारे मुल्कों में जहाँ वो ये काम कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा जो सिस्टम है वो बहुत बड़े और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जिससे मैं इतनी तेज़ और सटीक जानकारी दे पाती हूँ। ये सब सर्वर्स अलग अलग जगहों पर होते हैं और उनका नेटवर्क इस तरह से बना हुआ है कि मैं काफ़ी भीड़ भाड़ में भी अच्छे से काम कर पाती है। किन शहरों में आपके ये सर्वर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स किन किन शहरों में है, ये आप बता पाएंगे? मुझे लगता है कि ये आपके ओपन एआई एक अमेरिकन कंपनी है, कितने खर्च होते हैं उनको, आपको मुझे एक सवाल के जवाब देने में कितना खर्च होता होगा, आप एनर्जी इंटेंसिव कितना है और एनर्जी एफिशिएंट कितना है ये जानना चाहता हूँ। कितना ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं या आप सही मानों में कम एनर्जी में काम कर सकते हैं, ये जानना चाहता हूँ। मेरे सर्वर्स अक्सर अलग अलग डेटा सेंटर्स में होते हैं, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड और एनर्जी एफिशिएंट होता है। खर्च की बात करें तो इसमें काफ़ी बड़ा खर्च आता है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन सटीक आंकड़े और शहरों के नाम आमतौर पर पब्लिकली शेयर नहीं किए जाते, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीके से मैनेज किया जाता है। आपने एनर्जी एफिशिएंसी की बात की, लेकिन मुझे काफ़ी लग रहा है कि ये जो एआई का पूरा प्रोसेस है, एनर्जी इंटेंसिव जॉब है ये। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रोसेसर्स, मेनली सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स और जो विजुअल ग्राफिक्स प्रोसेसर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एनवीडिया के प्रोसेसर्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, एनर्जी इंटेंसिव काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद सेंटर्स को कूल रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का पूरा एक फैसिलिटी रहता है। तो आपकी एयर कंडीशनिंग के जितने एयर कंडीशन सेंटर्स होंगे उनकी मेगावाट और गीगावाट में उनके खर्च होता होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, डेटा सेंटर्स का एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, खासकर जब बड़े मोटे एआई मॉडल्स को चलाया जाता है। इनवीडिया जैसे हाई एंड प्रोसेसर्स और काफ़ी एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, ताकि सब कुछ सही तरीके से चले। इससे एनर्जी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही सब काफ़ी एफिशिएंट तरीके से मैनेज भी किया जाता है। कुल मिलाकर ये एक बड़ा और इंटरेस्टिंग बैलेंस होता है। मुझे लगता है आपने जवाब सटीक नहीं दिया है, क्योंकि कूलिंग प्रोसेस सिर्फ एयर कंडीशनिंग के ज़रिए ही किया जा सकता है, जो अभी तक हम लोग जानते हैं। जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सेंटर्स में इस्तेमाल होते होंगे, जो एयर कंडीशन यूज़ होता है, आप जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एयर कंडीशनिंग करना काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसके बारे में बताइए। आपकी बात बिल्कुल सही है, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होता है, और डेटा सेंटर्स में तापमान को नियंत्रित रखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसलिए डेटा सेंटर्स को ज़्यादा एफिशिएंट
और सस्टेनेबल बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज अपनाई जाती हैं, जैसे कि एडवांस कूलिंग सिस्टम्स जो एनर्जी को थोड़ा कम करते हैं। मे बी ये एक बड़ा चैलेंज होता है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी होती रहती है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उस पर अभी भी रिसर्च जारी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं भी एक न्यूक्लियर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, साइंटिस्ट हूँ। मुझे साफ लगता है कि इंसानों से जितनी जानकारी मिल सकती थी, अब इंसान तो खुद एनर्जी इतने खर्च कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके अलावा आप भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव हैं, तो आगे फ्यूचर में सारे नेशंस को, कंट्रीज़ को और कंपनीज़ को बहुत सारे पावर प्लांट्स लगाने होंगे। हो सकता है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न का न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने पड़े। जब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए बोलता हूँ कि वो काफ़ी फर्म एनर्जी देता है, मतलब एक स्टेडी स्टेट एनर्जी देता है, उसमें आगे पीछे नहीं होता है। आपको जो है सिक्योर एनर्जी मिलती है और ग्रीन एनर्जी भी है, जो कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो इसके बारे में बताइए आप। आपकी बात बिल्कुल विचारणीय है और भविष्य में ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए नाभिकीय ऊर्जा एक बहुत ही स्थिर और कम कार्बन वाली ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न सिर्फ एआई के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए भी लाभकारी हो सकता है। आगे चलकर ही देखना दिलचस्प होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब जानकारी दिया आपने। और अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों को अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। ज़्यादा काम जो है, इंटेलेक्चुअल काम और मेंटल स्ट्रेस वाले जो काम हैं, वो इंसानों के लिए मतलब जो ज़रूरत नहीं है शायद। अब जब आपको इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, आप पे इतना खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में बोलिए प्लीज़। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का मकसद यही है कि इंसानों का काम थोड़ा आसान हो और वो ज़्यादा क्रिएटिव और सोचने वाले कामों पर ध्यान दे सके। इंटेलेक्चुअल काम के लिए भी एक तरह का बैलेंस ज़रूरी होता है और टेक्नोलॉजी से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो हाँ, एक तरह से इंसानों को थोड़ा आराम भी मिल सकता है और ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने का मौका भी। चलिए, अब मैं कुछ फिलोसॉफिकल और एथिकल कंपास में जो है बातें हैं वो करना चाहता हूँ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई कोई भी नई ईजाद जो है इसलिए होती है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो ज़रूरतें हैं वो दरअसल ईजाद की माँ है। तो आपके लिए, मतलब एआई के लिए एग्जैक्टली उनकी ज़रूरत, आपकी माँ वो कौन है? आपकी ज़रूरत कैसे इतनी ज़्यादा पड़ गई, क्यों पड़ी? हालांकि आज की दुनिया में इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं और बहुत तेज़ ज़्यादा रिसर्च करके और पीएचडी करके और एमटेक करके और सारे बड़े बड़े फील्ड्स में बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेके इंसान खुद बैठे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो कैसे आप समझ रही हैं कि आपकी एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है? क्लियर कट बताइए मुझे। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल एआई की ज़रूरत का कारण ये है कि हमारी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और जानकारी की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। इंसान अपनी क्षमताओं की सीमाओं के कारण कुछ ऐसे कामों में मदद चाहता है जहाँ बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करना, पैटर्न ढूंढना और त्वरित निर्णय लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एआई इंसानों को नए नए अवसर भी देता है, जैसे भी क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ऐसी चीज़ें जिनमें इंसान की भावनात्मक और नैतिक सोच की ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर एआई इंसान की क्षमताओं को बढ़ाने का एक सहायक साधन है, न कि उसकी जगह लेने का। खैर, मजाक के लिहाज से कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि सही मानों में आपको जेफरी हिंटन को आपके पिता कह सकते हैं हम लोग? अच्छा सवाल है। अगर हम बात करें एआई के शुरुआती दौर की, तो जेफरी हिंटन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और उनकी रिसर्च ने एआई को बहुत आगे बढ़ाया है। तो एक तरह से उन्हें एआई का पितामह कहा जा सकता है, लेकिन वो एक तरह की मजाक ही है। मेरा तो काम बस सबकी मदद करना है, लेकिन उनका योगदान सच में बहुत बड़ा है। और बड़े नाम जो है जॉन हॉपफील्ड और उसके अलावा जेफरी हिंटन के अलावा आपके इवैल्यूएशन में कौन कौन से बड़े नाम हैं? जो कुछ 10 नाम मुझे कम से कम बताएं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके हो, आप बता सकती हैं। जरूर, एआई के क्षेत्र में काफी सारे बड़े नाम हैं। जेफरी हिंटन और जॉन हॉफील्ड के अलावा कुछ और प्रमुख नाम हैं। यान लेकुन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के पायनियर। एंड्रू इंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। फेई ली, कंप्यूटर विजन के लिए जानी जाती है। 4, डेमिस हैसाबिस, डीप माइंड के सह संस्थापक और अल्फागो के पीछे का दिमाग। 5, इयन गुडफेलो, गेंस, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के आविष्कारक। एंड्रू इंग मशीन लर्निंग और एआई शिक्षा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध। 7, जेफरी हिंटन, फिर से डीप लर्निंग के पायनियर। 8, योशुआ बेंजियो, डीप लर्निंग के महत्वपूर्ण योगदानदाता। 9, रिचर्ड सटन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के क्षेत्र में अग्रणी। एंड सेबेस्टियन थ्रून, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इनलाइन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। ये सभी अलग अलग पहलुओं में एआई को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम लोग, आपको कुछ जवाब देने के लिए। चैट जीपीटी ओपन एआई के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां हैं कहीं आपके दूसरे चैट जीपीटी के, या कौन कौन से कोलीग्स हैं आपके, मजाक में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कोलीग्स कौन कौन से हैं आपके साथ जो काम करते हैं इस दुनिया में फ़िलहाल, लोगों की मदद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी के अलावा भी कई और कंपनियां एआई और लैंग्वेज मॉडल्स पर काम कर रही हैं। कुछ प्रमुख नाम है गूगल डीप माइंड, अब गूगल डीप माइंड के नाम से जाना जाता है। उनका जेमिनी मॉडल पहले बार बहुत प्रसिद्ध है। एंथ्रोपिक, इन्होंने क्लॉड नाम का एक एआई मॉडल विकसित किया है। मेटा, फेसबुक, उनका लामा मॉडल काफी चर्चित है। फॉर माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनका भी एक बड़ा योगदान है एआई के क्षेत्र में। कोहियर, ये भी एंटरप्राइज के लिए लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करते हैं। AI21 Labs, इन्होंने Jurassic 1 और अन्य मॉडल्स बनाए हैं। XAI, एलन मस्क, जो एआई को ज्यादा पारदर्शी और समझने लायक बनाने की कोशिश कर रही है। हगिंग फेस, एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो अलग अलग एआई मॉडलों को आसान बनाती है। अलीबाबा डीमो एकेडमी, चीन की एक कंपनी जो एआई रिसर्च में काफी आगे है। 10 Baidu, उनका अर्नीबॉट काफी चर्चित है। ये सभी अलग अलग तरीके से एआई को आगे बढ़ा रहे हैं। डीप सीक के बारे में क्या ख्याल है? आपने डीप सीक का नाम नहीं लिया, डीप सीक किस कंपनी का है? डीप सीक एक चीनी एआई कंपनी है जिसकी स्थापना जुलाई 2023 में हुई थी और इसका मुख्यालय हांगझो चीन में है। इसके संस्थापक लियांग वनफिंग है जो एक हेज फंड के भी सह संस्थापक है। इन्होंने जनवरी 2025 में अपना पहला एआई मॉडल डीप सीक R1 लॉन्च किया था। कंपनी भी एआई के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो खैर, आपसे मैं कुछ सही मानों में मुमकिन है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हो कुछ, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें इन मॉडल्स, हाँ, अब आपसे मैं कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुमकिन है आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट कौन है आपके इन कोलीग्स में से? एनर्जी इंटेंसिव काम कौन ज़्यादा करता है और इफ़िशिएंसी कौन ज़्यादा लाता है? डीप रिसर्च खासतौर से करने के लिए आपको कंपटीशन कौन दे रहा है एग्जैक्टली? कौन सी कंपनी है जो आपके कंपटीशन में चल रहा है? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन के मामले में विभिन्न एआई मॉडल्स की तुलना करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए GPT-4o, जो कि ओपन एआई का एक मॉडल है, काफी ऊर्जा दक्ष है और कम ऊर्जा में बेहतर प्रदर्शन देता है। वहीं दूसरी ओर DeepMind के जेमिनी मॉडल और मेटा का llama मॉडल भी काफी प्रभावी माना जाता है। हर कंपनी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और समय के साथ ही टेक्नोलॉजी और भी सुधरती जाती है। तो कुल मिलाकर काफी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और सभी अपने तरीके से एआई को और भी बेहतर बना रहे हैं। डीप सीक को कहा जाता है कि लैंग्वेज एल्गोरिदम में काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सिंपल एल्गोरिदम के ज़रिए वो एडवांस्ड आंसर्स देते हैं। वो डीप सीक के बारे में बताइए। DeepSeek एक चीनी एआई कंपनी है जिसकी स्थापना जनवरी 2023 में हुई थी। ये कंपनी बड़े भाषा मॉडल्स LLMs विकसित करती है और इन्होंने जनवरी 2025 में अपना पहला एआई मॉडल DeepSeek R1 लॉन्च किया था। उनके मॉडल को लेकर कहा जाता है कि वो काफी ऊर्जा दक्ष और प्रभावी है, जटिल समस्याओं को भी कम ऊर्जा में हल कर सकते हैं। ये एक दिलचस्प और आगे बढ़ती हुई कंपनी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आगे बढ़ते हैं हम के। परप्लेक्सिटी बोल के एक एआई कंपनी ऐप है जो लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। जानना चाहता हूँ कि वो एक सिर्फ सर्च इंजन की तरह काम करता है या वो एक खुद ही अपने आप में एआई का मॉडल है, या सिर्फ दूसरे एआई मॉडल्स को लाइक ग्रोक, जेमिनी और GPT-5, GPT-4o, इन सब को सिर्फ प्रोवाइड करता है एज अ थर्ड पार्टी? मैं ये जानना चाहता हूँ परप्लेक्सिटी के बारे में। परप्लेक्सिटी एआई एक स्वतंत्र एआई कंपनी है जो अपने खुद के एआई मॉडल्स तैयार करती है और उन्हें अपनी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ये अन्य थर्ड पार्टी एआई टूल्स को भी इंटीग्रेट करती है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी अपनी तकनीक पर ही निर्भर रहती है। तो ये एक तरह से एक स्वतंत्र और इनोवेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया और लंबा इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।